दादी, कहाँ हो दादी? देखो मैंने ये पेंटिंग बनाई है। देख के बताओ ना दादी, मेरी ये पेंटिंग कैसी बनी है? दिखा मेरे लाल, क्या बनाया है तूने अपनी इस पेंटिंग में? देखो दादी, मैंने इसमें बनाया है कि दुनिया से कोरोना वायरस बिल्कुल ख़त्म हो गया है। बाज़ारों में रौनक फिर से लौट के आ गई है। ये देखो दादी, मैंने यहाँ पे इस पेंटिंग में ये बनाया है कि हम अपने दोस्तों के साथ फिर से स्कूल जा रहे हैं। और ये देखो दादी, मैंने यहाँ नीचे ये बनाया है कि हम शाम को क्रिकेट ग्राउंड में फिर से खेल रहे हैं। दादी, अभी तो यही मेरे सपनों की पेंटिंग है। 4 महीने हो गए दादी, हमने कुछ भी तो नहीं किया। बहुत ही सुंदर चित्र है मेरे बेटे। इस चित्र ने तो मुझे किसी और चित्र की भी याद दिला दी। किस चित्र की याद दिला दी दादी? इस चित्र ने मुझे फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरेयू के 1848 में बनाए हुए उन 4 चित्रों की याद दिला दी। 4 चित्रों की याद दिला दी? दादी बताओ ना, क्या बात कर रही हो आप? हाँ बेटा, बताती हूँ। फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरेयू ने भी चित्र बनाए थे और उन चित्रों में उसने अपने सपनों का संसार रचा था। सपनों का संसार? क्या बनाया था उसने अपने चित्र में? उसने अपने चित्र में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिले हुए एक ऐसे समाज का चित्र बनाया था जिसमें सभी उम्र के सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। ये उस समय उसकी कल्पना ही तो थी। सरेयू ने अपने चित्र में यह भी बनाया था कि दुनिया के अलग अलग लोग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं और जिनकी पहचान उनकी राष्ट्रीय पोशाकों से होती है। दादी, आप ये क्या बात कर रही हो? आप यूरोप के देशों की ही बात कर रही हो ना? हाँ बेटा, यूरोप की ही बात कर रही हूँ। तो दादी, आज़ादी, स्वतंत्रता, इन सब की यूरोप में? क्या यूरोप में भी आज़ादी की, स्वतंत्रता की कभी कमी रही थी क्या? हाँ बेटा, सरेयू का यह चित्र 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद की एक ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप की राजनीति और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। तो क्या दादी, इस चित्र जो कि 1848 में बना था, तब तक यूरोप में राष्ट्रों की स्थिति ऐसी नहीं थी जैसी कि अब है? नहीं बेटा, तब यूरोप में राष्ट्रों की स्थिति ऐसी नहीं थी। अगर तुम उसे क्या कहते हो, हाँ, टाइम मशीन में बैठकर 18वीं सदी के मध्य में जा पहुँचो ना, तो ऐसे राष्ट्रों को खोजने की कोशिश करो जैसे आज दिखाई देते हैं, तो वे तुम्हें नहीं दिखेंगे। अगर हम लोगों से उनकी राष्ट्रीयता के बारे में पूछेंगे तो उनकी राष्ट्रीयता पहचान के बारे में पूछेंगे तो हमारे सवाल उनकी समझ में भी नहीं आएंगे। क्यों दादी, ऐसा क्यों? दरअसल उस समय राष्ट्र अपने आधुनिक रूप में नहीं थे। लोग राजतंत्र और छोटे छोटे राज्यों में बटे रहते थे, ना कि राष्ट्रों में। तो फिर दादी, यूरोप में राष्ट्रवाद कैसे पनपा? देखो बेटा, किसी राष्ट्र के सदस्यों में साझा पहचान को बढ़ावा देने वाली विचारधारा ही तो राष्ट्रवाद कहलाती है। हम स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को पूजते हैं, रोज़ सुबह प्रार्थना स्थल पर राष्ट्रगान गाते हैं। इन सब प्रतीकों से ही तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलता है। और उस समय की परिस्थितियों ने भी यूरोप में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया था। आज जिस तरह हम अपनी सरकारें खुद चुनते हैं, 19वीं सदी तक तो यूरोप के देशों में ऐसा था नहीं। यूरोप के विभिन्न देशों पर विभिन्न प्रकार के वंशानुगत निरंकुश साम्राज्य का राज हुआ करता था और ये सभी राजतांत्रिक थे जिनका अपनी प्रजा पर पूरा नियंत्रण हुआ करता था।
वंशानुगत निरंकुश राज्य? दादी, इसका क्या मतलब है? बेटा, निरंकुश सरकार यानी ऐसी शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी भी प्रकार का कोई भी अंकुश नहीं होता था और राजा अपनी मनमर्जी चलाता था। ये पूरी तरीके से सैनिक शासन होता था। ऐसे राजा जनता पर अत्याचार भी किया करते थे। और वंशानुगत का मतलब होता है बेटा कि राजा का बेटा ही राजा बनता था। अच्छा दादी, तो इतने आधुनिक दिखने वाले यूरोप में भी क्या कभी राजा वंशानुगत राज्य हुआ करते थे? हाँ बेटा। दादी, तो फिर ये बताओ ना, आधुनिक राष्ट्र राज्यों का निर्माण कैसे हुआ यूरोप में? बेटा, यूरोप में इसकी शुरुआत सन 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। फ्रांस में क्रांति से पहले फ्रांस में भी निरंकुश राजतंत्र था। फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहाँ पर राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव आए। फ्रांसीसी क्रांति ने दुनिया को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया। फ्रांसीसी क्रांति के बाद ऐसा माने जाने लगा कि फ्रांस के लोग ही अपने देश का भविष्य तय करेंगे। अच्छा दादी, तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद वहाँ पे क्या क्या बदलाव हुए? बेटा, अब लोगों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हो गए थे। फ्रांसीसी झंडे का इस्तेमाल किया गया जो कि एक तिरंगा था। स्टेटस जनरल जो कि फ्रांस की संसद हुआ करती थी, अब उसका नाम बदलकर नेशनल असेंबली रख दिया गया था। इस नेशनल असेंबली को नागरिकों द्वारा ही तो चुना जाता था। राष्ट्र के नाम पर राष्ट्रवाद और बढ़ावा देने के लिए स्तुति गीत गाए गए, शपथ भी ली गई, शहीदों को नमन किया गया और बेटा सभी नागरिकों को एक जैसे नियम बनाए गए। फ्रेंच भाषा को राष्ट्रीय भाषा के रूप में बढ़ावा दिया गया और फ्रांस के भूभाग में प्रचलित कस्टम ड्यूटी को भी समाप्त किया गया। बेटा, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएगा। अच्छा दादी, तो क्या फ्रांस की क्रांति का असर यूरोप के और देशों पे भी पड़ा? हाँ बेटा, फ्रांस की घटनाओं की खबर यूरोप के विभिन्न शहरों में पहुंची तो छात्र तथा शिक्षक, मध्यम वर्ग के अन्य सदस्य जैकोबिन क्लबों की स्थापना करने लगे। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उस फ्रांस की सेनाओं के लिए रास्ता तैयार किया जो 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड और इटली के इलाकों में घुसी थी। क्रांतिकारी युद्ध शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को विदेशों में भी ले जाने लगीं। इस तरह फ्रांस की सेना ने यूरोप के अन्य देशों में भी राष्ट्रवाद की भावना का प्रसार करना शुरू कर दिया। तो दादी, 1789 में यूरोप में राष्ट्रवाद और राज्य राष्ट्रों का लक्ष्य पूरा हो गया? नहीं बेटा, इतनी जल्दी नहीं। इसमें 100 से अधिक वर्षों का समय लगा। फ्रांस में काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल के बाद जब 1904 में नेपोलियन फ्रांस का चांसलर बना तो नेपोलियन ने फ्रांस में प्रजातंत्र को तहस नहस कर दिया और फिर से राजतंत्र की स्थापना कर दी। अरे दादी, फिर क्या फ़ायदा? दोबारा से राजतंत्र स्थापित हो गया, क्रांति तो बर्बाद ही हो गई ना? नहीं बेटा, फ़ायदा हुआ क्योंकि अब फ्रांस के लोगों में राष्ट्रवाद की भावना जागृत हो चुकी थी। इस भावना को अब दबाया नहीं जा सकता था और नेपोलियन ने भी फ्रांस में कई क्रांतिकारी बदलाव किए ताकि पूरी व्यवस्था को और अधिक तर्कसंगत और कुशल बन सके। नेपोलियन ने 1804 में एक नागरिक संहिता का निर्माण किया जिसे हम नेपोलियन संहिता के नाम से जानते हैं। इसमें नेपोलियन ने जन्म के आधार पर मिले विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया था। उसने बराबरी और संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित बनाया। इसलिए फ्रांस के लोगों ने नेपोलियन का
दिल खोल के स्वागत किया। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया बेटा। डच गणतंत्र, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी में नेपोलियन ने प्रशासनिक विभागों को सरल बनाया और सामंती व्यवस्था को भी खत्म कर दिया। किसानों से भू राजस्व और जागीरदारी शुल्कों से भी मुक्ति दिलाई। अरे वाह दादी, नेपोलियन ने तो काफ़ी सुधार किए थे। हाँ बेटा, शहरों में भी कारीगरों की स्थिति में सुधार किया गया। यातायात और संचार की व्यवस्थाओं को भी सुधारा गया। नेपोलियन ने एक समान नापतोल के कानून बनाए और एक राष्ट्रीय मुद्रा होने से व्यापारियों को भी आसानी होने लगी। अच्छा दादी, तो फिर तो जनता बहुत खुश हुई होगी ना? हाँ बेटा, फ्रांस के कामगारों और किसानों, कारीगरों ने इस आज़ादी का जम के स्वागत किया। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिली जुली प्रतिक्रियाएं थीं। बेटा, शुरुआत में तो अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्ज़रलैंड और साथ में कई शहरों जैसे ब्रसेल्स, मेंस, मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं की स्वतंत्रता का तोहफा देने वाले की तरह स्वागत किया गया। लेकिन बाद में ये दोस्ती, ये उत्साह दुश्मनी में बदल गया। ऐसा इसलिए हुआ मेरे बेटे क्योंकि लोगों की समझ में आ गया था कि ये नई व्यवस्था अच्छी तो ज़रूर हो सकती है, लेकिन इससे राजनीतिक स्वतंत्रता की प्राप्ति नहीं की जा सकती। और नेपोलियन द्वारा हो रहे प्रशासनिक परिवर्तनों और सेना में ज़बरदस्त भर्ती से लोगों को फ़ायदे से ज़्यादा नुकसान नज़र आने लगे। ओह, तो ये बात थी दादी। हाँ बेटा, तो क्या दादी यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण और राष्ट्र राज्यों के निर्माण का सपना अधूरा ही रह गया? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं थी। अब लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद की भावना जाग चुकी थी और वो राष्ट्र राज्यों के सपने देखने लगे थे। और उस समय की परिस्थितियों ने इसे और भी बढ़ावा दिया। परिस्थितियाँ? कैसी परिस्थितियाँ दादी? उस समय समाज में एक नए मध्यम वर्ग का जन्म हुआ और अब समाज कुलीन वर्ग और मध्यम वर्ग में बंट गया। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन के मालिक कुलीन वर्ग थे। यूरोपीय महाद्वीप का ये वर्ग बहुत शक्तिशाली था। ये हवेलियों और जायदाद के मालिक जो हुआ करते थे, इनमें आपस में ही परिवारों में शादियां हुआ करती थी। लेकिन बेटा, ये वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। पश्चिमी यूरोप और केंद्रीय यूरोप के जब कुछ भागों में उद्योग धंधे बढ़ने लगे तो वहाँ पर शहरों का विकास हुआ, जिसकी वजह से एक नए व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ। इस नए समाज में एक वर्ग तो कामगारों का हुआ करता था और दूसरा महत्वपूर्ण वर्ग था मध्यम वर्ग। उद्योगपति, व्यवसायी, व्यापारी, यह सब मध्यम वर्ग का हिस्सा थे। इस वर्ग ने, क्योंकि ये काफ़ी पढ़ा लिखा वर्ग भी था ना, राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना को एक नई गति प्रदान की। बेटा, एक नई विचारधारा ने ही जन्म लिया। वह कौन सी विचारधारा थी दादी? वह थी उदारवादी राष्ट्रवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद, इसके क्या मायने हैं दादी? उदारवाद यानी लिबरलिज्म ना दादी? हाँ बेटा, ये लैटिन भाषा के लिबर से लिया गया था, जिसका अर्थ होता है आज़ाद। उदारवाद का मतलब था प्रत्येक व्यक्ति की आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक उदारवाद ऐसी सरकार पर जोर देता था जो आपसी सहमति से बनी हो। लेकिन दादी, आपने ही तो बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो ऐसी ही व्यवस्था लागू हो गई थी ना? हुआ तो था बेटा, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद भी फ्रांस में सभी को वोट देने का अधिकार नहीं मिला था। अच्छा दादी, तो फिर किन लोगों के पास वोट देने का अधिकार था? बेटा, जिनके पास संपत्ति थी। जिन लोगों के पास संपत्ति नहीं थी ना, उन्हें वोट देने का अधिकार भी नहीं मिला था। और महिलाओं को तो इस अधिकारों से लंबे समय तक वंचित रखा गया था। जब जैकोबिन का शासन आया
तब कुछ समय के लिए सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त हुआ था, लेकिन नेपोलियन संहिता ने पुनः सीमित मताधिकार की प्रणाली शुरू कर दी। नेपोलियन ने महिलाओं को अवयस्क का दर्जा दिया और उन्हें भी मताधिकार नहीं करने दिया। उदारवाद की भावना से प्रेरित होकर 19वीं और 20वीं सदी की शुरुआत तक महिलाओं और उन्हीं पुरुषों को मताधिकार का हक मिला जिनके पास संपत्ति थी। इसलिए महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों का मताधिकार के लिए संघर्ष जारी रहा। बेटा, ये बात तो हुई राजनीतिक क्षेत्र की, लेकिन उदारवादी केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, आर्थिक क्षेत्र में भी समानता के पक्षधर थे। इस बात का क्या मतलब है दादी? इस बात का मतलब ये है कि उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आने जाने पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रण को खत्म करने के पक्ष में था। क्या मतलब दादी? बेटा, मैं तुम्हें उस समय की एक घटना द्वारा इसको साफ साफ समझाती हूँ। बेटा, नेपोलियन ने छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर 39 राज्य का एक महासंघ बनाया था। अब उस समय क्या था कि इस महासंघ के हर राज्य की अपनी मुद्रा और नापतोल की प्रणाली थी। जब व्यापारी एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते तो उन्हें हर जगह 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। बेटा, हर राज्य का मापतोल भी अलग हुआ करता था, इसलिए हिसाब लगाना भी बहुत मुश्किल होता था। जैसे कि बेटा, उस समय कपड़े नापने का एक पैमाना एले था, जिसकी लंबाई भी हर जगह घटती बढ़ती जाती थी। अगर बेटा एक एले कपड़ा फ्रैंकफर्ट में ख़रीदा जाता था तो वो 54.7 सेंटीमीटर मिलता था। वही मेज में ख़रीदा जाता था तो 55.1 सेंटीमीटर मिलता था। बेटा, न्यूरेमबर्ग में ये 65.6 सेंटीमीटर मिलता था और फ्राइमबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर मिलता था। यानी कि नापने की प्रणाली भी सब जगह एक जैसी नहीं थी। ओह दादी, तब तो बड़ी मुश्किल वाली बात होती होगी ना? हाँ बेटा, इसीलिए तो उदारवादी इस व्यवस्था को आर्थिक क्षेत्र में बाधक मानते थे और आर्थिक क्षेत्र में भी एकीकृत के पक्ष में थे। तो दादी, इस संबंध में क्या फिर कोई सुधार हुआ? हाँ बेटा, अगर हम प्रयास करें तो क्या हमारा कभी कोई प्रयास निष्फल जाता है? 1834 में प्रशा की पहल पर पहली बार एक शुल्क संघ बनाया गया। क्या नाम था इस संघ का? हाँ, याद आया, जोल्वेराइन। अधिकांश जर्मन राज्य इस संघ में शामिल हो गए और शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया। मुद्राओं की संख्या अब 2 कर दी गई थी। पता है बेटा, इससे पहले ये 30 से ऊपर थी। रेलवे के निर्माण में भी तेजी लाई गई और बेटा, उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने और भी अधिक मजबूत बनाया। अरे वाह दादी, फिर तो जल्दी ही यूरोप में राष्ट्रवाद और प्रजातंत्र का निर्माण हो गया होगा। नहीं बेटा, इतना भी आसान नहीं होता पुरानी जंजीरों को तोड़ पाना। तुमको क्या लगता है रूढ़िवादी सरकारें इतनी आसानी से हार मान लेती, यूं ही अपनी प्रभुसत्ता को समाप्त होने देती? चर्च, पादरी, पुराने कुलीन वर्ग सदियों से खुद को श्रेष्ठ समझते आ रहे थे, तो ये वर्ग अपनी इस स्थिति को इतनी आसानी से कैसे त्याग देते? 1815 के बाद एक बार फिर से रूढ़िवादी सत्ता की स्थापना हुई। रूढ़िवादी सत्ता की स्थापना हुई? दादी, ये रूढ़िवाद क्या होता है? बेटा, रूढ़िवाद परंपरा और रिवाजों पर जोर देता है और तेज बदलाव को स्वीकार नहीं करता। तो दादी, 1815 में ऐसा क्या हुआ कि फिर से रूढ़िवादी सत्ता की स्थापना हो गई? बेटा, मैंने तुमको बताया था ना कि इस समय फ्रांस की सेनाएं नेपोलियन के राष्ट्रवाद की भावना को यूरोप के अन्य देशों में भी लेकर जा रही थी। हाँ दादी, बताया था। इसलिए बेटा, नेपोलियन अब यूरोपीय शक्तियों को खतरा नज़र आने लगा था। इसलिए 1815 में रूस, ब्रिटेन, प्रशा
ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर नेपोलियन को वाटरलू के युद्ध में हरा दिया और इन यूरोपीय शक्तियों के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन की मेज़बानी किसने की थी बेटा पता है? ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने की थी। तो दादी, इस संधि में क्या तय हुआ? बेटा, इस संधि का उद्देश्य उन सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियन युद्ध के समय किए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बूर्बो वंश को फिर से सत्ता में बहाल किया गया। और पता है बेटा, फ्रांस ने उन इलाकों को भी खो दिया जिसको नेपोलियन ने जीता था। और सिर्फ इतना ही नहीं, फ्रांस भविष्य में भी अपनी सीमाओं का विस्तार ना कर सके, इसलिए फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए। मतलब जैसे कि दादी, मतलब यह है कि फ्रांस के उत्तर में नीदरलैंड का राज्य स्थापित किया गया जिसमें बेल्जियम शामिल था और दक्षिण में पींडमांड में जेनोवा को जोड़ दिया गया। प्रशा को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण इलाके दिए गए। ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। यानी कि दादी, फ्रांस की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी गई। हाँ बेटा, सही कह रहे हो, ऐसा ही हुआ था। अच्छा दादी, फिर उस 39 राज्यों के महासंघ का क्या हुआ जिसका निर्माण नेपोलियन ने किया था? बेटा, उस महासंघ में तो कोई परिवर्तन नहीं किया गया, लेकिन राज्यों की स्थिति में अभी और बदलाव किए गए। और बदलाव किए गए? क्या बदलाव किए गए दीदी? हाँ बेटा, पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा दिया गया। और दादी, इन बदलावों का उद्देश्य तो वही होगा ना, रूढ़ी व्यवस्था को फिर से कायम करना। हाँ बेटा, रूढ़िवादी व्यवस्था को फिर से कायम करना, यही इनका लक्ष्य था। ये सारे बदलाव इसीलिए तो किए गए थे। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं पूरी तरह से निरंकुश थीं, इसीलिए वे अपनी आलोचना और असहमति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करती थीं बेटा। और इसके लिए उन्होंने उन गतिविधियों को भी दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थीं। अच्छा दादी, वे कौन सी गतिविधियां थीं? बेटा, ये बताओ, इस समय भी हमें कैसे पता चलता है कि देश की सरकारें ठीक से काम कर रही हैं या नहीं, उनकी नीतियाँ ठीक हैं या नहीं? दादी, न्यूज़ से। हाँ, और दादी, अखबारों से, किताबों से। हाँ बेटा, ऐसा ही होता है। ज़्यादातर सरकारों ने इस समय सेंसरशिप के नियम बनाए और अखबारों, किताबों, नाटकों, गीतों की अभिव्यक्ति पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। उफ दादी, ये तो निरंकुशता की हद ही हो गई। ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर दादी, राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्यों के उदय का यूरोप का सपना तो अधूरा ही रह गया। दादी, फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सरियू के सपनों का संसार तो पूरा हुआ ही नहीं। नहीं बेटा, क्या ऐसा भी कोई सपना होता है जिसे मनुष्य देखे और कोशिशें करे फिर भी पूरा ना हो सके? कोशिशें बेटा कभी बेकार नहीं जाती। तो क्या दादी, ये सपना सच हुआ? उदारवाद और राष्ट्रवाद, राष्ट्र राज्यों का सपना जो फ्रेडरिक सरियू ने देखा था, पूरा हुआ? बताओ ना दादी। क्या फिर से कुछ ऐसा हुआ था जिससे राष्ट्रवाद की भावना ने जन्म लिया? बताओ ना दादी, बताओ ना दादी। बताऊंगी बेटा, सब बताऊंगी। इसके आगे की बात भी बताऊंगी। बेटा, सरकारें किसी भी भावना को कुछ समय के लिए दबा तो सकती हैं, लेकिन उसे हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकती। लेकिन बेटा, अब इससे आगे की कहानी मैं तुझे कल बताऊंगी, क्योंकि अभी मुझे काढ़ा भी तो बनाना है। ओके, ठीक है दादी। लेकिन दादी, आज आपने मुझे जितनी भी कहानी सुनाई, उससे एक बात तो मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अच्छा बेटा, क्या है वो बात? ये बात दादी
कि राष्ट्रों का जो रूप हम इस समय देखते हैं उनके निर्माण में काफ़ी समय लगा है, और जो स्वतंत्रता और समानता के अधिकार इस समय यूरोप के लोगों को मिले हुए हैं, और हम जो समझते थे कि यूरोप के लोग तो हमेशा से ही ऐसे ही हैं, ये बात इतनी भी सच नहीं है। इस समानता और स्वतंत्रता के अधिकारों को मिलने की प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं रही। यूरोप के लोगों को भी ये अधिकार काफ़ी बाद में ही मिले हैं। हाँ बेटा, बिल्कुल सही। हाँ बेटा, और तुझे पता है, प्रसिद्ध इतिहासकार एरिक हॉब्सबॉम ने भी तो यही कहा था कि आधुनिक राष्ट्रों का सबसे बेजोड़ पहलू उनकी आधुनिकता में निहित है, लेकिन इनके अस्तित्व का इतिहास भी 250 साल से ज़्यादा पुराना नहीं है। अच्छा बेटा, अब कहानी बहुत हो गई, मुझे काढ़ा बनाना है। अब चल, तू मेरा एक काम कर, बाहर बगीचे से तुलसी के पौधे में से तुलसी के पत्ते लेकर आ, मुझे काढ़े में डालने हैं। हाँ दादी, लेके आता हूँ। आज आपने मुझे इतनी अच्छी कहानी जो सुनाई, अब मैं आपका काम तो करूँगा ही। हाँ मेरा लाल, मेरा प्यारा बेटा, जाके तुलसी के पौधे से पत्ते लेके आ। इसके आगे की कहानी अब मैं तुझे कल सुनाऊंगी। प्रस्तुति तृप्ति मोहर, सहायक अध्यापिका सामाजिक विज्ञान, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज किला रामपुर से। ये कहानी है कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान के इतिहास वाली पुस्तक के प्रथम अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय की।